कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू होती है जब लंदन पर बमबारी हो रही है। इस कहानी के मुख्य पात्र 4 बच्चे हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़े, जिनमें लूसी, एडमंड, सुसान और पीटर शामिल हैं। पीटर एडमंड पर चिल्लाता है कि वह आत्म सेल्फिश क्यों है, कहता है कि वह क्यों नहीं सुनता। इस दौरान एडमंड अपने पिता की तस्वीर को पकड़कर रखता है और उनकी माँ उन्हें गले लगाती है। कुछ समय बाद बच्चे एक ट्रेन स्टेशन पर होते हैं जहां उन्हें बहुत से अन्य बच्चों के साथ निकाला जा रहा है और पीटर छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने का वादा करता है। माँ अपने बच्चों को गले लगाती है और वे सब भावुक विदाई करते हैं। चारों बच्चे ट्रेन में चढ़ते हैं। उनके कपड़ों के आगे एक टिकट दिखाई देता है, बाकी सभी बच्चों की तरह। फिर हम उन्हें देखकर अपने माता पिता को विदाई देते हुए देखते हैं जब ट्रेन चल देती है। जब बच्चे अंततः गांव में पहुंचते हैं, उन्हें एक घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले गाड़ी में एक महिला से मिलता है। यह मिसेज मैक्रेडी है, जो युद्ध खत्म होने तक उनका ध्यान रखेंगी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं है, सिर्फ वे चारों बच्चे हैं। वे गाड़ी में चढ़ते हैं और मिसेज मैक्रेडी उन्हें उनके नए घर की ओर ले जाती हैं। मैक्रेडी उनसे सख्ती से कहती हैं कि वे उनके घर में बच्चों के लिए अभ्यस्त नहीं है, जो बड़ा और विशाल है। वह उन्हें घर के नियम बताती हैं। उस रात बच्चे अपने पहले रात के लिए समाने की कोशिश करते हैं। पीटर और सुसान लूसी को सांत्वना देते हैं, जो बिस्तर को असुविधाजनक बताते हुए शिकायत कर रही है। पीटर उसे बताता है कि यहाँ कितना शानदार होगा, जमीनें कितनी बड़ी हैं और कल वे बाहर खेल सकेंगे। लेकिन अगले दिन बारिश होती है, इसीलिए वे सब अंदर रह जाते हैं। लूसी छिपने और ढूंढने का खेल खेलने का सुझाव देती है और दूसरे बच्चे सहमति देते हैं। पीटर के सामने से भागकर जो गिनती शुरू करता है। एडमंड और सुसान छिपते हैं और लूसी एक कमरे में जाती है जो केवल एक अलमारी से भरा है, जो एक बड़े चादर से ढकी हुई है। वह मुस्कुराते हुए से देखती है, दरवाजा खोलती है और अंदर कदम रखती है। अंदर कुछ मोटी कोट है। वह पीछे की ओर चलती है जब तक कि उसे पेड़ और बर्फ नहीं दिखाई देते। जब वह पूरी तरह मुड़ती है तो उसे एक नई दुनिया दिखाई देती है। सब कुछ कितना सुंदर है। लूसी एक सफेद लैंप को खोजती है, उसे छूती है और फिर उसे करीब के पेड़ों में एक हलचल सुनाई देती है। मिस्टर टुमनस पहले दोनों एक दूसरे से डरते हैं और छिपते हैं, लेकिन लूसी अंततः खंभे के पीछे से बाहर निकलती है और मिस्टर टुमनस द्वारा गिराई गई पैकेज उठाती है। लूसी उसके 52 पैरों को देखती है और दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। लूसी उसे बताती है कि वह एक लड़की है, एक मानव। मिस्टर टुमनस कहते हैं कि वे नार्निया नामक स्थान में हैं। लूसी कहती है, यह अलमारी बेहद बड़ी है। मिस्टर टुमनस उसे चाय पर आमंत्रित करते हैं और लूसी सहमति देती है। उसके पार्सल ले जाने में मदद करती है। उसके घर में सब कुछ गर्म और आरामदायक है और दोनों अपने पिता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जो युद्ध में गए हैं। लूसी क्रिसमस का जिक्र करती है और मिस्टर टुमनस कहते हैं कि नार्निया में 100 सालों से क्रिसमस नहीं हुआ। लूसी इस पर चौंकी हुई है। पिछले 100 सालों से कोई उपहार नहीं। मिस्टर टुमनस बताते हैं कि यहाँ हमेशा सर्दी होती है और कभी क्रिसमस नहीं आता। वह लूसी के लिए संगीत बजाना शुरू करता है जबकि वह चाय पी रही है। वह धीरे धीरे सो जाती है। समय बाद लूसी उस अलमारी में वापस जाती है। इस बार एडमंड उसका पीछा करता है। वह नार्निया में दूसरी बार कदम रखती है और एडमंड जो उसे खोजने की कोशिश करता है वहां भी जाता है। अब एडमंड बर्फ पर होता है और लैंप पोस्ट के पास। कुछ ही समय बाद वह ठंडा महसूस करता है और लूसी की खोज में भटकने लगता है, लेकिन उसकी जगह बर्फीली रानी उसे ढूंढ लेती है। वह अपनी जादू से उसे टर्किश डिलाइट बनाकर देती है, जो एक मीठा होता है। सफेद रानी उससे कहती है कि वह अपने भाई बहनों के साथ वापस लौट आए। फिर वह उसे बर्फ पर छोड़ देती है। लूसी और एडमंड फिर मिलते हैं और अपने दुनियार में लौटते हैं। अगले दिन खेलते समय वे एक खिड़की को तोड़ देते हैं और मिसेज मैक्रेडी से छुपने के लिए अलमारी में छिपते हैं और चारों एक बार फिर नार्निया पा जाते हैं। लूसी उन्हें मिस्टर टुमनस से मिलाने ले जाती है, लेकिन पाती है कि उसका घर लूट लिया गया है। पीटर एक नोटिस खींचता है जो दीवार पर ठोंका गया है।
जिसमें लिखा है कि मिस्टर टुमनस को नार्निया की रानी द्वारा देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया गया है। फिर चारों बाहर जाते हैं, जहां वे एक बात करने वाले बीवर से मिलते हैं, जो लूसी को नाम से जानता है। बीवर लूसी को एक रुमाल लौटाता है जो उसने पहले मिस्टर टुमनस को दिया था। मिस्टर बीवर चारों को अपने घर ले जाता है, बता देता है कि रात में जंगल सुरक्षित नहीं है। वहां वे मिसेस बीवर से मिलते हैं और उन्हें खाने पीने के साथ अपने घर में स्वागत किया जाता है। उन्हें उस सिंह एस्लान के बारे में बताया जाता है जो एक लंबे समय बाद वापस लौटे हैं। वह भाइयों बहनों का पत्थर की मेज पर इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टर बीवर फिर भविष्यवाणी समझाते हैं, जिसमें बताया गया है कि आदम के 2 पुत्रों और ईव की 2 बेटियों से सफेद रानी को हराने में मदद मिलेगी और नार्निया को बचाने में। सुसान कहती है कि उन्हें यह सोचकर भेजा गया था कि वे युद्ध में नहीं फंसेंगे। पीटर निकलने की कोशिश करता है, बीवर्स से कहता है कि वे नहीं हैं और यह कोई गलती होनी चाहिए, लेकिन तभी पाते हैं कि एडमंड गायब है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे उसे देखते हैं वह पहले ही सफेद रानी के महल में जा चुका होता है। अब उनके पास क्या करने के लिए कुछ नहीं है। वे बीवर से एस्लान से मिलने ले जाने के लिए कहते हैं। इस बीच आइस पैलेस के आंगन के अंदर एडमंड बहुत सारे जीवों की पत्थर में जमी हुई आकृतियों को देखता है। वह एक सोते हुए भेड़िए से अचानक डर जाता है जो उससे बात करता है। एडमंड बताता है कि वह कौन है और भेड़िया उसे सिंहासन कक्ष में ले जाता है जहां वह रानी से मिलता है। वह थोड़ी गुस्से में है कि उसने अपने भाई बहनों को नहीं लाया, लेकिन एडमंड उसे बताता है कि उसने उन्हें आधे रास्ते तक लाया है और उन्हें बताता है कि वे कहाँ हैं। व्हाइट विच अपने स्काउट्स भेड़ियों के एक झुंड को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। अब रियलाइजिंग अपनी गलती का एहसास करते हुए हड भेड़ियों द्वारा घेर लिया जाता है, जो घर के अंदर एक गुप्त मार्ग खोज लेते हैं। बीवर और भाई बहन सुरक्षित भागने में सफल हो जाते हैं और सुरंग को रोक देते हैं। यहाँ उन्हें जमी हुई जीवों की ओर मूर्तियां मिलती हैं जो जादूगरनी की शिकार है। एक लोमड़ी आती है जो एक और बात करने वाला जानवर है और वह उन्हें भेड़ियों से भागने में मदद करने के लिए सहमत होता है। जब भेड़ियों कटाव को तोड़ने में सफल हो जाते हैं, वे लोमड़ी से सवाल करते हैं, जो उन्हें बताता है कि भगोड़े उत्तर की ओर भाग गए। भेड़िए उन्हें खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बाकी लोग पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी उन्हें छोड़ देती है, यह बताते हुए कि खुद असलान ने उससे अधिक सैनिक इकट्ठा करने के लिए कहा था। पीटर कहते हैं कि वे युद्ध पर नहीं जाना चाहते, केवल अपने भाई को वापस लाना चाहते हैं। इसी बीच जादूगरनी के महल में एडमंड काल कोठरी में फर्श से बंधा हुआ और कांपता हुआ है। वह पास की कोठरी में मिस्टर टुमनस से मिलता है और पूछता है कि लूसी ठीक है या नहीं, लेकिन एडमंड को नहीं पता। व्हाइट विच प्रकट होती है और एडमंड को बताती है कि उसके भेड़ियों ने उसके भाई बहनों को नहीं पाया। एडमंड जादूगरनी को बताता है कि असलान वापस आ चुका है और वह दूसरों को खोजने के लिए निकल पड़ती है। सूजन, पीटर और लूसी अभी भी बीवरों के साथ पत्थर की मेज की ओर यात्रा कर रहे हैं जहां असलान होना चाहिए। मिस्टर बीवर सुरक्षा की जांच करते हैं कि सांता को देखना चाहते हैं, जो भाई बहनों को बताता है कि आशा जादूगरनी की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर रही है। वे तीनों को उपहार देते हैं। लूसी को एक जादुई औषधि मिलती है जो किसी भी चोट को ठीक कर देगी, साथ ही एक चाकू। सूजन को एक धनुष और तीरों का एक थैला मिलता है, साथ ही मदद के लिए बुलाने के लिए एक सीटी। और पीटर को एक सुंदर तलवार मिलती है जिसकी धार पर प्रतीक उकेरे हुए हैं। सांता कहता है, असलान की जय हो और क्रिसमस की शुभकामनाएं। सूजन, पीटर और लूसी बीवरों के साथ आगे बढ़ते हैं और जमी हुई झील तक पहुंचते हैं, जो अब टूटने लगती है क्योंकि सर्दी समाप्त हो रही है। झील के जमे हुए किनारे टूटने लगते हैं और सूजन, लूसी और पीटर, जो भेड़ियों द्वारा नदी के बीच में फंस गए हैं, जमी हुई बर्फ के एक टुकड़े पर भागने में सफल होते हैं। उस तलवार को पकड़े रहते हैं जिसे पीटर ने बर्फ में स्थिरता बनाए रखने के लिए गिराया था। बीवर आसानी से तैरकर सुरक्षित भाग जाते हैं। वे पांचों वापस जमीन पर पहुंच जाते हैं और एक खिलते हुए पेड़ को देखते हैं जहां फूल सुंदर गुलाबी रंग में खिलने लगते हैं। तीनों अपने कोट पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है। इसी बीच झरने के पास जादूगरनी नदी पर पहुंचती है और पाती है कि यह स्वतंत्र रूप से बह रही है। सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी है। भेड़ियों ने उस लोमड़ी को पकड़ लिया जिसने उन्हें धोखा दिया
और जादूगरनी अपनी छड़ी उठाती है, लोमड़ी को पत्थर में बदलने की तैयारी करती है। एडमंड लोमड़ी को बचाने की कोशिश करता है, उसे बताते हुए कि अन्य लोग कहाँ जा रहे थे, पत्थर की मेज की ओर जहां असलान अपनी सेना बना रहा है। हमारी अन्य 3 नायक बीवर के साथ महल तक पहुंच चुके हैं। सेना अब हरे मैदान में इकट्ठा हो रही है और यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्राणी जमा हुए हैं, जिनमें मानव के आकार के फूलों की पंखों वाले प्राणी भी शामिल हैं। पीटर, सूजन और लूसी चारों ओर देखते हैं। सेंटोर, बिल्लियां, जंगली सुअर, फौन, भालू और अन्य जीवों की एक झलक लेते हैं। असलान सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन पूछते हैं कि एडमंड कहाँ है। पीटर बताता है कि एडमंड को व्हाइट विच ने पकड़ लिया है और बीवर समझाते हैं कि एडमंड ने उसे धोखा दिया था। असलान और पीटर एक पहाड़ी पर बात करते हुए देखे जाते हैं, दूरी में चमकते महल की ओर देखते हुए 4 थ्रोनों के महल में, जिनमें से एक पर पीटर ऊंचा राजा बनेगा। असलान पीटर को गहरी जादू के बारे में बताता है, जो नार्निया में रहने वाले सभी पर शासन करता है, जो सभी की नियतियों का शासन करता है। फिर पीटर एक सीटी की आवाज सुनता है, सूजन की सीटी, और दौड़कर उसे और लूसी को खोजने निकलता है, जो एक पेड़ पर चढ़कर अब 2 भेड़ियों द्वारा फंसी हुई है। पीटर उनमें से एक को मार देता है और असलान दूसरे को छोड़ देता है, बाकी को उसका अनुसरण करने के लिए कहते हुए कि वह भेड़िया उन्हें एडमंड तक ले जाएगा। जादूगरनी अपने जनरल एक मिनोटॉर के साथ युद्ध की रणनीतियों को देखती है। इस बीच असलान के स्काउट्स एडमंड को बचाते हुए असलान के कैंप में लाते हैं। एडमंड अपने भाई बहनों के साथ पुनः एकत्रित होता है। असलान उसे बताता है कि जो हुआ है उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर अन्य सभी से कहता है कि वे घर चले जाएं, जबकि वह नार्निया की रक्षा के लिए रहने की बात करता है, लेकिन लूसी जाने से मना कर देती है और एडमंड कहता है कि उसने जादूगरनी की क्षमताओं को देखा है और गलतियों को सही करने में मदद करना चाहता है। सूजन भी ठहरने का निर्णय लेती है, अपनी तीरंदाजी का अभ्यास करती है, जबकि भाई घोड़ों पर सवार होकर तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। मिस्टर बीवर उनके पास दौड़ते हुए आते हैं, यह बताते हुए कि जादूगरनी ने असलान से मिलने की मांग की है और वह रास्ते में है। जब वह पहुंचती है तो जादूगरनी असलान से कहती है कि उनके बीच एक गद्दार है। एडमंड और कानून के अनुसार सभी गद्दार उसे सौंप दिए जाते हैं और एडमंड को मार दिया जाएगा, जैसा कि परंपरा है। असलान अकेले जादूगरनी से बात करने के लिए सहमत होता है और वे दोनों एक अलग तंबू में जाते हैं। कुछ समय बाद जादूगरनी तंबू छोड़ती है और असलान घोषणा करता है कि जादूगरनी ने एडमंड पर अपने दावे से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन वह वास्तव में इस सौदे के सभी जानकारी साझा नहीं करता। एडमंड के स्थान पर असलान ने जादूगरनी द्वारा मारे जाने की पेशकश की है और उस रात लूसी और सूजन असलान को अकेले चलते हुए देखती हैं। वे उसके पीछे चलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उन्हें देख लेता है और उन्हें रोके बिना वह कुछ समय के लिए अकेले चलने का अनुरोध करता है, धन्यवाद करते हुए। सूजन और लूसी दूर से देखते हैं, चीखने की आवाजें सुनते हैं और वे जादूगरनी के राक्षसों को पत्थर की मेज के पास इकट्ठा होते हुए देखते हैं। असलान बंधा हुआ है, उसकी मां ने कट गई है, उसे पत्थर की मेज पर खींचा गया है और जादूगरनी द्वारा मारा जाता है। जादूगरनी की सेना फिर युद्ध के लिए तैयार होती है। जब जादूगरनी और उसकी सभी प्राणियों ने छोड़ दिया, लूसी और सूजन असलान के पास पहुंचती हैं, उसे गले लगाती हैं और रो रही होती हैं, जबकि माउस उस रस्सी को चबाने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे बांधती है। पेड़ यह सब देखता है और पंख हवा में उड़ते हुए वापस कैंप में लौटते हैं, फिर से मानव के आकार में आकार लेते हुए पीटर और एडमंड को गंभीर समाचार बताते हैं। पीटर यह मानता है जब उसे असलान की तंबू में जगह खाली दिखती है। एडमंड पीटर को बताता है कि अब यह उस पर निर्भर है कि वह सेना का नेतृत्व करे, क्योंकि असलान ने विश्वास किया था कि वह ऐसा कर सकता है। सेंट और पीटर को बताता है कि जादूगरनी की सेना नजदीक आ रही है और पूछता है कि क्या आदेश है। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं और एक ग्रिफिन एडमंड के पास उतरता है। जब वह अपनी सवारी में बैठा होता है, उसे यह बताने के लिए कि जादूगरनी की सेना निकट आ रही है और उनकी संख्या और हथियार उनके अपने से अधिक हैं। पीटर के पास सेंटोर उत्तर देता है कि संख्या युद्ध नहीं जीतती। युद्ध जीतने के लिए सिर्फ संख्या पर्याप्त नहीं है। जादूगरनी की सेना को दूर से देखा जा सकता है। दोनों सेनाएं लड़ाई के लिए तैयार होती हैं
और जादूगरनी अपने जनरल से कहती है कि उन्हें मार दें और उसे कोई बंधन नहीं है। सेनाएं एक दूसरे पर दौड़ती हैं। जादूगरनी वहीं खड़ी रहती है, जबकि उसके भेड़िए, दिग्गज, लकड़बग्गे, टाइगर और सभी प्रकार की प्राणियां आगे बढ़ती हैं। पीटर की सेना अपने हमले के साथ हिप्पोग्रिफ्स द्वारा अपने दुश्मन पर पत्थर गिराने के साथ शुरू करती है। पीटर और सेंटोर अपने झंडे के साथ विशाल वी फॉर्मेशन में सेना का नेतृत्व करते हैं, अपनी भालाओं को नीचे करते हुए। बड़े बिल्लियां आगे बढ़ती हैं। पीटर अपने हेलमेट को नीचे करता है और दोनों सेनाएं टकराती हैं। वापस पत्थर की मेज पर दोनों लड़कियां अभी भी असलान के पास रहती हैं। सूरज बस निकलना शुरू हुआ है और सूजन लूसी से कहती है कि उन्हें जाना चाहिए। अचानक कदमों में एक बड़ी दरार दिखाई देती है जो अब पत्थर की मेज को आधा कर देती है। दोनों लड़कियां देखती हैं कि असलान ऊंचाई में खड़ा है। उसका हजामत पूरी तरह वृहद और स्वस्थ है। सूजन पूछती है कि यह कैसे संभव है और असलान जवाब देता है कि अगर जादूगरनी बलिदान का सही अर्थ जानती तो वह गहरी जादू को भिन्न रूप से लागू कर सकती थी। जब एक इच्छा शक्ति वाले शिकार को, जिसने कोई धोखा नहीं किया, एक गद्दार की जगह पर मारा जाता है, तब पत्थर की मेज फट जाती है और यहाँ तक कि मृत्यु का भी विपरीत प्रभाव होता है। सूजन असलान से कहती है कि पीटर और अन्य युद्ध में चले गए होंगे, ये सोचते हुए कि असलान मरा है। वह उन्हें जादू से जादूगरनी के महल की ओर ले जाता है। वहाँ सभी जीव को जादू से मुक्त करते हैं। सभी प्राणी जो जादूगरनी द्वारा जमे हुए थे उस समय वहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ जादूगरनी ने उन्हें बर्फ में जकड़ रखा था। जादूगरनी द्वारा लड़ाई में जमे हुए सेंटर भी इसी समय का हिस्सा बनता है, जो पीटर की रक्षा करते समय जमे गए थे, जबकि पीटर इस लड़ाई के दौरान गिर जाता है। पीटर उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन खुद को वहां से निकलने में असमर्थ होता है क्योंकि वह एक लड़ाई में फंस जाता है। अब जब एक मीनोटॉर और सफेद जादूगरनी उसके पास आ रही है, एडकंड अपने भाई को जादूगरनी से बचाने के लिए दौड़ता है। उसकी छड़ी को नष्ट कर देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। पीटर और जादूगरनी तलवारों के साथ एक दूसरे से ड्यूल कर रहे हैं। असलान गर्जना करते हुए प्रकट होता है। रानी विश्वास नहीं कर रही है कि वह क्या देख रही है। वह लड़ाई में शामिल हो जाता है और सैनिकों के साथ आता है। युद्ध जीत लिया गया है, यह खत्म हो गया है। असलान पीटर को बचाने के लिए जाता है और फिर बस जादूगरनी को मार देता है। एडकंड, जो घायल है, लूसी के जादू की औषधि से बचाया जाता है और उसके भाई बहन उसे गले लगाते हैं। असलान बाकी लोगों को मुक्त करता है और लूसी सभी को ठीक करती है जिन्हें वह खोज सकती है। महान महल में एक समारोह आयोजित किया जाता है और असलान हॉल में आदम के 2 बेटों और ईव की 2 बेटियों के साथ चलता है। चारों पत्थर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और असलान हर एक का परिचय देता है। रानी लूसी साहसी, राजा एडकंड न्यायप्रिय, रानी सुसान दयालु और राजा पीटर महाकाय। उन्हें प्रत्येक को बीवर्स द्वारा एक ताज दिया जाता है और श्री टुमनस द्वारा उनके सिर पर रखा जाता है। वे सभी अपने सिंहासन पर बैठते हैं और असलान कहता है, हमेशा नार्निया का राजा या रानी, आपकी बुद्धि हम पर कृपा करें जब तक सितारे स्वर्ग से गिरते हैं। सभी ताली बजाते हैं और सभी खुश हैं। समारोह के बाद असलान को समुद्र किनारे चलते हुए देखा जा सकता है, महल से दूर। टुमनस लूसी को कहते हैं कि चिंता मत करो, असलान लौटेगा, हम उसे फिर से देखेंगे। कहते हैं कि वह एक पालतू शेर नहीं है। लूसी भावुक होने लगती है। वर्षों बीत जाते हैं और चारों अब वयस्क हो गए हैं। वे घोड़ों पर जंगल में दौड़ते हैं। वे एक लैंप पोस्ट के पास पहुंचते हैं। पीटर कहता है कि यह थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है, जैसे सब कुछ एक सपने से आया हो। वे सभी उस पर निहारते हैं और लूसी तेजी से जंगली की घनी पत्तियों में दौड़ जाती है, जहां आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वे एक दूसरे पर बात करने लगते हैं, धक्का और धक्का देते हुए। सुसान एक कोट देखती है और चारों अलमारी से गिर जाते हैं। अब जब वे फिर से अपनी छोटी उम्र में होते हैं तो वे फर्श पर गिरते हैं, भ्रमित होकर। उन्हें प्रोफेसर द्वारा खोजा जाता है। वह उनसे दयालुता से पूछता है कि वे अलमारी में क्या कर रहे हैं, और पीटर उत्तर देता है कि अगर वह उन्हें बताए तो वह विश्वास नहीं करेगा। प्रोफेसर कहता है, मुझे आजमाओ।